हे गाइस, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग का टॉपिक जो चल रहा है वो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 का विद्रोह। तो इसमें हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था वो था इसका कारण हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज का जो हमारा इसका टॉपिक रहेगा वो इसका विस्तार रूप, इसका विस्तार कैसे हुआ, इस क्रांति का विस्तार कैसे हुआ, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोग ने ये देख लिया था कि ये पहले कहाँ ये बात फैली, फिर कहाँ फैलती है। तो आपको पता है कि जनवरी 1857 में दमदम में चर्बी युक्त कारतूस की बात सबसे पहले पहुंचती है। फिर फरवरी 1857 में बहरामपुर, दमदम और बहरामपुर दोनों ही कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है। 29 मार्च बैरकपुर, वो भी वेस्ट बंगाल में है। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। डेट आपको ध्यान रखनी है, ओके। फिर 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में जो बगावत हो जाती है, तो 10 मई को ही मेरठ से ही इस क्रांति की वार्षिक शुरुआत मानी जाती है। अगले दिन 11 मई 1857 को जो सैनिक हैं वो दिल्ली पहुंच जाते हैं और वहाँ पे कुछ ब्रिटिश अफसरों को मार देते हैं और दिल्ली पे अपना अधिकार कर लेते हैं। तो 11 मई को कहाँ पहुँचते हैं, दिल्ली पहुँचते हैं। फिर 12 मई 1857 पे दिल्ली पे अधिकार कर लेते हैं और वहाँ पे जो विद्रोह का नेता बनाते हैं वो किसे बनाते हैं, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, मतलब बहादुर शाह जफ़र को बनाते हैं। लेकिन जो बहादुर शाह जफ़र होते हैं वो क्या होते हैं, बूढ़े होते हैं। उनकी उम्र 82 साल के वो होते हैं। तो जो वास्तविक नेतृत्व तो दिल्ली पे किया था, जो उसका मुख्य भार संभाला था, वो जनरल बख्त खां, सेनापति जनरल बख्त खां ने संभाला था, ओके। उसके बाद 20 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों ने दिल्ली पे फिर से अधिकार कर लिया था और जो बख्त खां था वो मारा गया था। और इसमें ये भी आपको भाई मैंने ये भी बताया था कि जनरल हडसन ने जफ़र को दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे में गिरफ़्तार किया था। तो अगर ये पूछा जाए कि इनको बहादुर शाह जफ़र को कहाँ गिरफ़्तार किया गया था, तो उन्हें दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे पे गिरफ़्तार किया था। किसने, जनरल हडसन ने गिरफ़्तार किया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, गिरफ़्तार करने के बाद इन्हें बेगम जीनत महल, इनकी जो प्रमुख पत्नी थी वो क्या थी, जीनत महल थी, और शहजादे जवा भक्त के साथ इन्हें लाल किले में कैद कर लिया जाता है। हुमायूं के मकबरे में गिरफ़्तार करने के बाद लाल किले में इन्हें कैद कर लिया जाता है। और फिर कुछ दिनों बाद बहादुर शाह जफ़र के 2 बेटे, एक थे मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा असगर सुल्तान, और जो उनके पोते थे मिर्ज़ा अबू बकर हुमायूं, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और इन तीनों को मेजर हडसन ने क्या किया था, गोली मार दी थी और इनके तीनों के सर काट के बहादुर शाह के सामने पेश किया था। 1858 को इन्हें कहा रंगून, मतलब म्यांमार जो आज का है, वहाँ पे निर्वासित कर दिया जाता है और 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है और रंगून में ही इनकी समाधि है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो जफ़र की मृत्यु होती है वो भारत में नहीं होती है, कहाँ पे, रंगून में इनकी मृत्यु होती है। तो ये कहाँ पे, रंगून निर्वासित कर दिए जाते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यही है कि विस्तार रूप, पहले मैंने दिल्ली बोला तो उसमें वही दिल्ली में कौन थे, जो नेता थे वो बहादुर शाह द्वितीय, मतलब जफ़र और बख्त खां थे। दमन किसने किया था, हडसन ने किया था इसका। और निकोलस, मैंने 2-2 लिखा है, तो उसमें ये है कि पहले तो निकोलस करते हैं लेकिन निकोलस की हो जाती है मृत्यु, तो इसका जो बाद में जो इसका पूर्ण रूप से दमन करते वो कौन होते हैं, हडसन होते हैं। फिर वही 1858 में इन्हें निर्वासित कर दिया था, 1862 में मृत्यु। ये एक नोट पॉइंट है जो मैंने अलग से लिख दिया। उसके बाद हम लोग आते हैं लखनऊ में। लखनऊ मीन्स अगर ये बोले अवध भी बोल दिया जाए तो वही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जो विद्रोह के नेता थे वो कौन थी, बेगम हजरत महल थी। और यहाँ पे जो दमन किया था, कैंपेबल, हैवलॉक और ट्रम्प, इन्होंने किया था। और ये भी बाद में नेपाल चली जाती हैं। तो अब बेगम हजरत महल के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। अवध के अंतिम नवाब जो वाजिद अली शाह थी, उनकी पत्नी कौन थी, बेगम हजरत महल, ठीक है। इन्हें हम लोग महक परी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए होता क्या है, अब इसमें क्यों ऐसे, क्योंकि अवध तो अंग्रेज़ों का सपोर्ट करता था, लेकिन ऐसा क्यों होता है, जब अंग्रेज़ों ने क्या किया था, ये वाजिद अली शाह जो कि अवध के अंतिम नवाब थे, उन पे कुशासन का आरोप लगाया, ठीक है। कुशासन का आरोप लगा दिया और 1856 में अवध को ब्रिटिश राज में मिला लिया। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन का आरोप लगा के 1856 में अवध को ब्रिटिश राज में मिला लिया। तो इससे होता क्या है, बेगम हजरत महल जो होती हैं वो नाराज़ हो जाती हैं। तो वो करती क्या है कि अपने 11 वर्षीय पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर देती हैं। और फिर उसके बाद जब ये नवाब घोषित कर देती हैं तो उसके बाद फिर वही
विद्रोह तो हो जाता है, लेकिन इसका मैंने बोला दमन कौन करता है, कैंपेबल हैवलॉक आउटरम करते हैं। तो इसका दमन कैंपेबल हैवलॉक आउटरम ने कर दिया और फिर बाद में ये और वाजिद अली शाह जो होते नेपाल में चले जाते, वहाँ पे राजा जंग बहादुर की शरण लेते। तो ये कहाँ पे जाती हैं, ये नेपाल चली जाती हैं, अपने पति के साथ ये नेपाल चली जाती हैं, वहाँ पे राजा जंग बहादुर के से शरण लेती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जफ़र भी कहाँ जाता है, वो जाता है बाहर, इंडिया के बाहर रंगून जाता है, ठीक है। और बेगम हजरत महल कहाँ जाती है, ये नेपाल चली जाती है, ये भी इंडिया के बाहर जाती है। ये आपको नोट पॉइंट ध्यान रखना है। अब आगे आते हैं नाना साहब, ठीक है। इन्होंने कहाँ पे, कानपुर, पहले दिल्ली पे फिर लखनऊ पे आए। लखनऊ पे कौन, बेगम हजरत महल। अब नाना साहब कहाँ के, कानपुर के। इन्हें हम लोग धोंदू पंत और भोगो पंत के नाम से भी जानते हैं। इसका दमन भी यहाँ पे जो दमन करते हैं हैवलॉक कैंपेबल करते हैं, और ये भी कहाँ चले जाते हैं, नेपाल चले जाते हैं, इंडिया के बाहर। ये भी अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो धोदू पंत या भोगो पंत मतलब नाना साहब जो थे, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है कि धोदू पंत किसका नाम था या भोगो पंत किसका नाम था, ठीक है। तो ये नाना साहब को धोदू पंत या भोगो पंत के नाम से जानते हैं, ओके। तो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे, उनके दत्तक पुत्र कौन थे, नाना साहब थे। ये अपने पिता के साथ जब इनको निर्वासित कर दिया जाता है, तो अपने पिता के साथ ये बिठूर में रहने लगते हैं। और 1853 में जब बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, तब डलहौजी ने क्या किया कि जो वार्षिक पेंशन थी वो देने से मना कर देता है, जो वार्षिक पेंशन थी उसे देने से मना कर दिया। तो यही कारण होता है कि 1857 का विद्रोह में ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो 1857 के विद्रोह में कानपुर से इस विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया, और पराजित होने के बाद ये कहाँ चले जाते, नेपाल चले जाते। इनके बारे में इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई जो था, इन्हें हम लोग मनु और छबीली, इनके बारे में वैसे सब लोग जानते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई को हम लोग मनु और छबीली के नाम से भी जानते थे। और ये कहा कि झांसी में, भाई पता ही है। तो झांसी में अगर इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और दमन जनरल ह्यूरोज ने किया था। इनकी मृत्यु जो होती है कोटा की सराय में होती, ये पहले नोट पॉइंट है, इतना हम लोग को ध्यान ही रखना है। और ये अगर बोले तो ग्वालियर में होती है। इनका मूल नाम मनु था। इनका जन्म 19 नवंबर को होता है। कहाँ पे होता है, काशी में होता है। इनके पिता का नाम मोरूपंत तांबे था, माता का नाम भागीरथी सापरे था। इनके पति झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव निवालकर थे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी छोटी सी उम्र मतलब मात्र 4 साल की होती है, इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, मीन्स भागीरथी सापरे की मृत्यु हो जाती है। बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकंड जो थे, के बुलाने पे मोरोपंत काशी से बिठूर चले जाते हैं। बाजीराव जो थे वो मनु को छबीली कह के भी बुलाते थे, इनका नाम एक छबीली पड़ जाता है। इनका जन्म जो था वो गंगा नदी के तट पे हुआ था, ठीक है। गंगा नदी के तट पे मणिकर्णिका घाट पे होता है, इसीलिए इन्हें मणिकर्णिका बाई के भी बोला जाता है। मणिकर्णिका घाट पे होने के कारण मणिकर्णिका बाई भी बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, मणिकर्णिका बाई के नाम से रानी लक्ष्मीबाई को भी जाना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में इनकी शादी गंगाधर राव निवालकर से हो जाती है। फिर 1851 में इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन 4 महीने की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब राव की तबीयत बिगड़ने लगती है, तब उन्होंने अपने परिवार के वासुदेव राव निबालकर के पुत्र दामोदर राव, जिसे आनंद राव के नाम से भी जाना जाता है, को गोद ले लेते हैं। और 21 नवंबर 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद राज्य हड़प नीति के तहत डलहौजी ने क्या किया था, दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। भाई दत्तक पुत्र को गोद दिया, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि दत्तक पुत्र जो है उसको हम लोग उसका उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे, अगर आपका रियल पुत्र होगा तभी उत्तराधिकारी माना जाएगा, ठीक। तो 1854 में रानी के लिए 5,000 रुपये मासिक वृत्ति की घोषणा कर देते हैं। इससे गुस्सा होकर रानी क्या करती हैं, 4 जून 1857 को, जिस दिन कानपुर में क्रांति की शुरुआत हुई थी, उसी दिन झांसी में भी रानी ने क्रांति की शुरुआत कर दी। और मार्च 1858 में झांसी को अंग्रेज़ों ने घेर लिया। रानी अपने पुत्र के साथ वहां से निकल जाती हूँ। काल पीछो की जालौन यूपी पहुंची। जालौन कहाँ पे, यूपी पे ही पड़ता, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, ठीक है। वहाँ तात्या से मिलती हैं। जालौन में कहाँ पे, जालौन में तात्या से मिलती हैं। तात्या, टोपे और रानी ने मिलकर ग्वालियर के एक किले पे कब्जा कर लिया। रानी ने अली बहादुर द्वितीय को राखी भेजी थी।
तो जिससे कि अली बहादुर द्वितीय ने रानी की मदद के लिए अपनी विशाल सेना भेजी थी। अब यहाँ पे आप देखिए अली बहादुर द्वितीय की बात हुई है, तो वो जो थे वो कौन थे? तो अली बहादुर द्वितीय जो थे बांदा के जो नवाब कौन थे? बांदा के नवाब थे। अब ये भी बोल सकते ये जो थे बाजीराव प्रथम के वंशज थे। तो अगर यहाँ पे अली बहादुर द्वितीय की बात करें तो मैंने क्या बोला, कौन थे? ये बाजीराव प्रथम के वंशज थे, और ये भी कि ये बांदा के नवाब थे। तो अली बहादुर बांदा के नवाब और बाजीराव प्रथम के वंशज थे। तो क्या बताया कि ये कहाँ पे कालपी में तात्या से मिलती हैं, और तात्या टोपे और रानी ने मिलकर ग्वालियर के किले पे वहाँ पे कब्जा कर लिया था। फिर रानी ने अली बहादुर द्वितीय को राखी भेजी थी, जिससे कि अली बहादुर द्वितीय ने रानी की मदद के लिए अपनी विशाल सेना भेजी। 18 जून 1858 में ग्वालियर के पास कोटा की सराय में इनकी मृत्यु हो जाती है। 18 जून 1858 में ग्वालियर के पास कोटा की सराय में इनकी मृत्यु हो जाती है, और ये युद्ध कर मतलब ये या बोले वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। तो इनके साथ जो शहीद हुई थी, इनकी दो दोस्त थी, मंदरा और काशी, ठीक है। और इनके सेवक थे रामचंद्र देशमुख। उन्होंने बाबा गंगादास की कुटिया में पहुंचा दिया था, वहीं पे इनका दाह संस्कार कर दिया था। तो सेवक नाम ध्यान रखिए, रामचंद्र देशमुख ने इन्हें बाबा गंगादास की कुटिया में पहुंचा दिया, वहीं पे इनका दाह संस्कार किया जाता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं बिहार पे। तो बिहार पे कुंवर सिंह और अमर सिंह ने कमान संभाली थी इस क्रांति की। इसका जो दमन किया था विलियम टेलर ने किया था, और अगर कुंवर सिंह के बारे में बोले तो सर्वाधिक विजय इन्होंने दर्ज करी थी। बिहार के जगदीशपुर की बात है ये। और अगर बिहार में पटना की बात करें तो पीर अली थे, जो कि पुस्तक विक्रेता थे। उन्होंने पटना में विद्रोह की शुरुआत करी थी, लेकिन इनका दमन जल्द ही कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग कुंवर सिंह के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनका टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने सर्वाधिक विजय प्राप्त करी थी। तो जगदीशपुर गांव, जिला आरा, जो कि बिहार में है, के एक प्रमुख जमींदार थे। कौन? कुंवर सिंह। इनकी जमींदारी को जब्त कर लिया जाता है, इसीलिए विद्रोह कर देते हैं। ये एकमात्र ऐसे विद्रोह के नेता होते हैं जिन्होंने अंग्रेजों को कई बार पराजित किया था। विद्रोह के वक्त इनकी उम्र जो थी वो सिर्फ 80 वर्ष की, इनकी जो उम्र थी वो 80 वर्ष की थी, ठीक है। मतलब ये वृद्ध थे, ओके। इन्होंने न केवल बिहार के बल्कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भी अंग्रेज़ों को पराजित किया था। ये नोट पॉइंट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भी इन्होंने अंग्रेज़ों को पराजित किया था। मतलब इन्होंने अपना जो क्रांति का पूरा फैलाया था, विस्तार जो किया था, इन्होंने यूपी तक पहुंचाया था। कुंवर सिंह की मृत्यु घायल हो जाने के कारण हो जाती है। तो कुंवर सिंह की मृत्यु घायल हो जाने के कारण 26 अप्रैल 1858 को 1858 को हो जाती है। मृत्यु के समय जगदीशपुर जो था वो स्वतंत्र था। इनकी मृत्यु के समय जगदीशपुर स्वतंत्र था, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी मृत्यु के बाद जो विद्रोह का नेतृत्व करते हैं, कौन करते हैं? अमर सिंह करते हैं। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, जो कुंवर सिंह थे उनके दाएं हाथ में गोली लग जाती है, तो इससे विष उनके शरीर में ना फैल जाए, इस वजह से अपने हाथ को काट देते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं। आगे हम लोग का है तात्या टोपे। तो तात्या टोपे को हम लोग रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तात्या टोपे का नाम था। इनका जो क्षेत्र था जहाँ की इन्होंने कमान संभाली थी, ग्वालियर था। और मानसिंह के विश्वासघात के कारण फांसी दे दी जाती है। इन्हें फांसी मानसिंह के विश्वासघात के कारण मिलती है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन्होंने कानपुर में नाना साहब का साथ दिया था। अंग्रेजी सेना, आपको ये ध्यान रखना है, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और तात्या टोपे ये समकालीन थे, ठीक है। ये एक तरह से दोस्त थे, आपको ये ध्यान रखना है। तो कानपुर में नाना साहब का इन्होंने साथ दिया था। अंग्रेजी सेना नायक जनरल विडहम ने कानपुर में इन्हें पराजित किया था। कानपुर में इन्होंने पराजित किया था, ओके। इन्होंने कानपुर में नाना साहब का साथ दिया। अंग्रेजी सेना नायक जनरल विडहम को कानपुर में इन्होंने पराजित किया था। नाना साहब के दमन की स्थिति में ये ग्वालियर चले जाते हैं, और रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर ग्वालियर में सिंधियों को पराजित कर इन्होंने आगरा में शरण लेने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया था, सिंधियों को, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर किसको? ग्वालियर में सिंधियों को पराजित करते हैं, उन्हें आगरा में शरण लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। सिंधियों का एक सामंत था मान सिंह, तो उसके विश्वासघात के कारण इन्हें पकड़ लिया जाता है, और 18 अप्रैल 1859 को शाम 5 बजे इन्हें तात्या को खुले मैदान में, कहाँ पे? शिवपुरी, जो कि मध्य प्रदेश में, फांसी दे दी जाती है। तो इन्हें फांसी कहाँ पे दी जाती है? मध्य प्रदेश के कहाँ पे? ऐसे मध्य प्रदेश तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे फांसी दी जाती है, लेकिन कहाँ पे दी जाती है? शिवपुरी में दी जाती है।
तो इनकी जो मृत्यु का डेट क्या है, 18 अप्रैल 1859, 1859 है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे अजीमुल्ला खां है, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसका प्रिंट गड़बड़ है। देखिए, ये नाना साहब के वेतनभोगी कर्मचारी थे। नाना की ओर से इन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष पेश किया जाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। वहीं उनकी मुलाकात जो थी वो लंदन के समाचार पत्र दी टाइम्स के संवाददाता रसल से होती है। रसल ने इस मुलाकात का जिक्र अपनी माई डायरी इन इंडिया में किया था। और ये भी नाना साहब कहाँ गए थे, नेपाल चले जाते, तो ये भी नाना साहब के साथ कहाँ चले जाते हैं, नेपाल चले जाते हैं। ठीक है, और 1859 में वहीं अजीमुल्ला की मृत्यु हो जाती। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो क्रांति थी इसके दौरान नेपाल में कौन कौन गया था। नेपाल में गए थे बेगम हजरत महल, ओके, और वाजिद अली शाह, नाना साहब, अजीमुल्ला, ओके। कौन कौन गया था, बेगम हजरत महल गए थे, वाजिद अली शाह गए थे, नाना साहब गए थे, अजीमुल्ला। ये नेपाल चले जाते, ये इंडिया पे नहीं रहते हैं। तो इतना हम लोग का टॉपिक था। और अगर बोला जाए जफ़र की बात, तो जफ़र कहाँ पे, रंगून गए थे, ओके। आगे हम लोग का भी थोड़ा 1857 की क्रांति में थोड़ा सा बाकी है टॉपिक। कुछ तथ्य हैं जो किसने 1857 की क्रांति को अलग अलग इनकी व्याख्या करी। किसी ने विद्रोह कहा है, किसी ने क्रांति कहा है, किसी ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग का ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं।